गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कक्षा 11 के आज हम लाए हैं कक्षा 11 के विषय बही खाता के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल के नियम। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझिए आपकी पूरी अकाउंटेंसी इसी चैप्टर पर निर्भर करती है। इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो आपको समझने हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपकी समझ में नहीं आने के हैं। क्या लिखा है? जर्नल के नियम। ठीक है, तो नियम के आधार पर ही इसमें आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर दिक्कत होगी। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल के नियम, तो सबसे पहले हम दोहरा लेखा प्रणाली की बात करेंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा, दोहरे का मतलब क्या है? दोहरे का मतलब है डबल, दो, जिसमें दो पक्ष हों, दोहरा लेखा प्रणाली। कोई भी लेन देन ऐसा नहीं है जिससे दो पक्ष प्रभावित ना होते हों। क्या कोई अकेला व्यक्ति आपस में ही लेन देन कर लेगा ऐसे इस हाथ में लेकर? नहीं ना। किसी भी लेन देन के लिए, किसी भी भुगतान के लिए, किसी भी खरीदने बेचने के लिए उस व्यवहार में दो पक्ष प्रभावित होते ही हैं। ठीक है, तो दो कोई सा भी लेन देन, व्यापार में कितने लेन देन होते हैं? व्यापारी बैठा होता है और ग्राहक उसके पास आते हैं, चीज़ें बेचते हैं, वो चीज़ें बेचता है, खरीदते हैं, भुगतान आता है, भुगतान जाता है। कितने? अकेले पक्ष के बीच तो नहीं, दो पक्षों के बीच जाता है। तो ऐसी प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है कि व्यापार में प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। व्यापार में प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं और उन दोनों पक्षों में ही एंट्री करना जरूरी है। दोनों पक्षों में एंट्री करना जरूरी क्यों है? क्योंकि पूर्ण हिसाब जब ही बनेगा जब दोनों पक्षों में एंट्री हो। ठीक है, सिंगल पक्ष में एंट्री नहीं होती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, जिसके एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं ऋणी और इसे हिंदी में बोलते हैं धनी। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली से व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उनसे दो पक्ष प्रभावित होते हैं। अब उसमें कोई ना कोई एक पक्ष डेबिट में लिखा जाएगा और कोई दूसरा पक्ष क्रेडिट में लिखा जाएगा। दो पक्षों में विभाजित होने के कारण ही इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लेन देन जहाँ दोहरा का मतलब किस चीज़ से? डबल से, यानी ऐसी प्रणाली जिसमें दो पक्षों में लेखा किया जाता हो, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। उसके एक पक्ष को हमें डेबिट करना पड़ेगा और दूसरे पक्ष को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। तो याद रखना, दोहरा लेखा प्रणाली का जो आविष्कार था, ये यहाँ 3 टॉपिक निकल कर आएंगे, उसमें से एक जरूर आपको परीक्षा में मिलेगा। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार 1494 ईस्वी में, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार 1494 ईस्वी में इटली के ल्यूकस पेसियोली। क्या चीज़ें? 3 बातें निकल कर आई हैं, इसमें से आपको एक ना एक, तीनों में से एक प्रश्न पत्र में जरूर मिलेगा। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार 1494 में इटली के ल्यूकस पेसियोली ने अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, उनके अनुसार ये उन्होंने इस प्रणाली की व्याख्या की थी। ये प्रणाली पूरे विश्व में चलती है, पूरे विश्व में इसी प्रणाली के आधार पर व्यावसायिक खाते रखे जाते हैं। यहाँ भारत में जिस तरह एंट्री बनाई जाती है तो वो ही एंट्री दूसरे देश में भी उस व्यवहार की बनाई जाती है। यानी ये विश्वव्यापी प्रणाली है, पूरे देश में इसी प्रणाली के आधार पर खाते रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोहरा लेखा प्रणाली है। 1494 में इटली के ल्यूकस पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, ये थी दोहरा लेखा प्रणाली।
अब दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार मैंने अभी बात करी थी कि उन पक्षों को डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है। यानी दो पक्ष हैं, उन दो पक्षों में यदि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा पक्ष डेबिट होगा और कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा, तो क्या होगा, एंट्री उसकी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक बात की, एंट्री, इसे हिंदी में लेखा करना बोलते हैं। लेखा करना, एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे पासबुक होती है, पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू यदि हुआ है, तो यदि वो पासबुक में नहीं लिखा है तो आप क्या कहते हो बैंक में कि भैया इसमें एंट्री कर दो। एंट्री करने का मतलब होता है लिखना। जब कोई लेन देन लिखित रूप में पुस्तकों में आ जाता है तो वो एंट्री करना कहलाता है। ठीक है, एंट्री करना होता क्या है, किसी लेन देन को डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिखना, किसी लेन देन को डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखना एंट्री करना कहलाता है। जब बैंक में भी आप जब जाओगे तो आपने पैसा जमा किया है तो क्रेडिट बैलेंस, और यदि पैसा निकाला है तो डेबिट बैलेंस में वो एंट्री करेगा, और यदि आपका कुछ बैलेंस बचता है लास्ट में वो CR लिख देता है। यानी जो भी लेन देन होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग में भी, टैली के अंतर्गत भी, उसमें हमें डेबिट क्रेडिट ही उन ट्रांजेक्शन्स को करना होता है। यानी हम यदि ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करना सीख जाते हैं तो हम किसी भी लेन देन की एंट्री करना सीख जाते हैं। यदि हमें उन ट्रांजेक्शन को, उन लेन देन को डेबिट करना नहीं आता तो हम उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है लेखा क्या होता है किसी व्यापारिक लेन देन को डेबिट और क्रेडिट करना, पक्षों में डेबिट एवं क्रेडिट करना लेखा करना कहलाता है। अब क्योंकि मैंने अभी बताया था दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत किसी भी लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, तब उस पक्ष में कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, यदि ये आप जानते हो तो आप सही से लेखा कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा पक्ष डेबिट होता है, कौन सा पक्ष क्रेडिट होता है, उसके लिए हम आएंगे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है, यहाँ लिखा है जर्नल के नियम। यानी बात आई अब जर्नल पे। तो जर्नल क्या होता है उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। इसे हिंदी में रोजनामचा कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल। ये इंग्लिश का वर्ड है जर्नल। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रोज, रोज मतलब डेली। तो व्यापार जब व्यापारी करने बैठता है तो जब अपने वो व्यापार करता है तो उसके रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं, आज कल परसों डेट वाइज उसके ट्रांजैक्शन चलते हैं। तो वो उन डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को क्रमवार, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख की एंट्री, कल 2 तारीख आ गई तो 2 तारीख की एंट्री। ऐसा नहीं कि पहले 2 की, फिर 4 की, फिर 1 की, ऐसा नहीं। जिस व्यापारी एक ऐसा रजिस्टर अपने पास रखता है जिसमें वो प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों को क्रमवार और तिथिवार लिखता है। व्यापारी एक रजिस्टर ऐसा रखता है जो उसके प्रतिदिन के लेन देन हो रहे हैं, उस रजिस्टर में वो प्रतिदिन के लेन देन क्रमवार, तिथिवार और नियमानुसार रखता है। उस रजिस्टर को जर्नल कहते हैं, उस रजिस्टर को जर्नल कहते हैं। रोज का मतलब ऐसा रजिस्टर है जिसमें रोज के लेन देन लिखे जाते हों। जर्नल किसका चीज़ का नाम है? जर्नल है रजिस्टर का। मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है और ये मैंने डेट वाइज, आज 1 तारीख है, कौन कौन आया क्रम से मैं सब एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, 1 तारीख के बाद 2 तारीख की एंट्री कर रहा हूँ क्रम से। तो ये जो मेरी बुक बनेगी डेली के ट्रांजैक्शंस की, इस कॉपी का नाम, इस रजिस्टर का नाम जर्नल होगा। इस जर्नल में मैं जो 2 पक्ष प्रभावित होंगे उन 2 पक्षों में लेखा करूँगा डेबिट या क्रेडिट करके। अगर मुझसे डेबिट क्रेडिट करना किसी पक्ष को नहीं आता है तो ये मेरी जर्नल की जो बुक है ये अशुद्ध हो जाएगी, जिससे मेरे सारे खाते अशुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि व्यवसाय के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जर्नल ही है, क्योंकि ये सबसे पहले बनाई जाती है, इसलिए इसे प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में रखा गया है। प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जर्नल है। अगर यही गलत है तो आगे बनने वाले खाते भी गलत हो जाएंगे, जिससे व्यापारिक निष्कर्ष भी गलत आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए इसमें गलती ना हो। तो जर्नल को बनाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। वो जर्नल के नियम कौन से हैं? जर्नल के नियम का मतलब है पक्षों को डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं, किस पक्ष को डेबिट करना है, किस पक्ष को क्रेडिट करना है। वो नियम महत्वपूर्ण भी हैं और तभी उससे आगे जर्नल बनेगा, क्योंकि जर्नल से फिर आगे
इसी की सहायता से सारे खाते आगे बनते हैं। ठीक है, तो जर्नल में लेखा करने के नियम, रोजनामचे के क्या नियम हैं? पहले तो जर्नल एक बार वो समझ लीजिए। व्यापारी जिस पुस्तक में अपने दैनिक व्यवहारों का तिथि अनुसार, नियम अनुसार और क्रमानुसार लेखा करता है, याद रखना, तिथि अनुसार, क्रमानुसार और नियम अनुसार लेखा करता है, वो पुस्तक रोजनामचा कहलाती है या जर्नल कहलाती है। तो जर्नल में लेखा करने के 3 नियम हैं। इसके 3 नियम हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत खाते, से इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खातों को समझेंगे। क्या व्यापारी स्वयं अपने आप से व्यापार कर सकता है? स्वयं अपने आप से नहीं ना, उसे व्यापार करने के लिए बाहरी व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। बाहरी व्यक्ति जो व्यापार से कुछ सामान खरीदने आते हैं या व्यापार को कुछ सामान बेचने आते हैं, तो बाहरी व्यक्तियों के लिए ही ये नियम है। ये नियम व्यक्ति तो क्योंकि व्यापारी भी है, लेकिन उस पर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि वो तो व्यापार कर ही रहा है। याद रखना, ये नियम बाहरी व्यक्तियों के लिए हैं। स्वयं व्यापारी का नाम चाहे जो भी हो, उस नाम को ना तो डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है। उसके लिए व्यापारी के खुद के लिए, चूँकि वो व्यक्ति है और व्यक्तिगत खाते की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखने की ये है कि ये बाहरी व्यक्ति के लिए। बाहरी व्यक्ति का मतलब है जो बाहर से व्यापारी के पास आ रहा है। व्यापारी खुद भी व्यक्ति है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके लिए दूसरा नियम है जो अभी आएगा। तो व्यक्तिगत खाते का मतलब है बाहर के व्यक्ति जो व्यापार में आते हैं। ठीक है, तो बाहरी व्यक्ति याद रखना, कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ बताते होगे, तो जैसे मान लीजिए आपका नाम राकेश है और ये कॉपी आप किसी को बता रहे हो, तो कैसे बताओगे? मान लीजिए मैं राकेश हूँ और मैं कैसे बताऊँगा? मैं ऐसे बताऊँगा ये राकेश की कॉपी है, या मैं केवल इतना ही बताऊँगा कि ये मेरी कॉपी है। मैं ऐसा तो नहीं बताऊँगा ये राकेश की कॉपी है। यानी व्यापारी खुद अपनी पुस्तक में अपना नाम नहीं लिखता है। कोई भी व्यक्ति मैं करके ही बात करता है, अपना नाम वो कभी लेके नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए व्यापारी अपनी पुस्तकों में अपना नाम कभी नहीं लिखता है, वो बाहरी व्यक्तियों के नाम का यूज़ करता है। तो उन बाहरी व्यक्तियों के लिए ही बनाया है व्यक्तिगत खाते का नियम। तो बाहरी व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? बाहरी व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पाने या प्राप्त करने वाला व्यक्ति। पाने या प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जो व्यापार से कुछ पाता है या प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए व्यापारी ने किसी को 10,000 रुपये दिए, या राकेश ने माल खरीदा तो व्यापारी ने एक बार 10,000 रुपये दिए, एक बार राकेश को माल बेचा है, माल पा रहा है। पाने वाला व्यक्ति कौन है? जो व्यापार से कुछ पाता है, जो व्यापारी से कुछ पाता है। इसमें व्यापारी को शामिल नहीं किया जाता। मान लीजिए कि मोहन को 10,000 रुपये दिए, तो यहाँ मोहन को 10,000 रुपये दिए हैं, तो पाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? मोहन। तो वो उस मोहन की बात यहाँ पर हो रही है, व्यापारी की बात नहीं हो रही है। इसका जस्ट उल्टा है देने वाला व्यक्ति। देने वाला व्यक्ति, अब ऐसा नहीं कि व्यापार में सारे व्यक्ति पाने ही आते हों, कुछ लोग देने भी आते हैं। क्या? मान लीजिए उसने, व्यापारी बैठा है, कोई उधार लेने चल रहा था, वो आया, भाई लो भाई लाला ये तुम्हारे पैसे हैं, तो वो पाने वाला व्यक्ति नहीं है ना, वो किस श्रेणी में आ गया? देने वाला व्यक्ति है। तो हमें यही देखना उस लेन देन में कि ये व्यक्ति कुछ पा रहा है या कुछ दे रहा है। हमसे उल्टा होता है, ये व्यापारी से उल्टा होता है। यदि हम पाने वाले हैं तो वो देने वाला होगा, यदि हम देने वाले हैं तो वो पाने वाला होगा। तो इन्हीं 2 व्यक्तियों की लेखा व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत किया जा सकता है, पाने वाला व्यक्ति और देने वाला व्यक्ति। तो पाने वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है डेबिट, और देने वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है क्रेडिट। मैंने बताया था लेखा करना सिखा रहा हूं मैं, जनरल में लेखे के नियम क्या होते हैं। तो अब हमें पता चल गया, मान लीजिए मैं एक एंट्री बोलता हूं, श्याम को 10,000 रुपये दिए,
तो अब श्याम को देखेंगे वो किस श्रेणी में आएगा, श्याम पाने वाला है या देने वाला है। श्याम को 10,000 रुपये दिए तो श्याम पाने वाला है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे श्याम डेबिट। श्याम उस एंट्री में डेबिट हो जाएगा। इसका अपोजिट, मान लीजिए राकेश से 500 रुपये मिले, राकेश से हमें मिले, हम पाने वाले हैं, तो वो व्यक्ति कौन होगा, वो देने वाला होगा। तो यहाँ राकेश को क्रेडिट किया जाएगा। इसी लेन देन में जब किसी लेन देन में व्यक्ति का नाम आता है तो ये देखा जाएगा कि वो पाने वाला या देने वाला, उसे इस आधार पर डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। ये व्यक्तिगत खाता का नियम था। दूसरा नियम आता है वास्तविक खाते, या इसे संपत्ति खाते भी बोलते हैं। संपत्ति खाते का नियम है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, संपत्ति खाते से संबंधित नियम है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल अकाउंट्स। रियल मतलब सच, सच मतलब जो वास्तव में हो। तो इसके अंतर्गत वास्तविक खाते यानी संपत्तियों की बात करेंगे। व्यापार में दो ही तरह की संपत्तियां हो सकती हैं या होती हैं, एक वो संपत्ति जो व्यापार में आती हो और एक वो संपत्ति जो व्यापार से जाती हो। तो आने और जाने वाली संपत्तियों की ही यहाँ बात करेंगे, ठीक है। व्यापारी पे व्यक्तिगत खाते का नियम लागू नहीं होता, उसके व्यापारी के ऊपर इसके स्थान पर यह नियम लागू होता है, ठीक है। जैसे अभी बताया था कि राकेश से 500 रुपये मिले, तो देने वाला तो हो गया राकेश और पाने वाला खुद कौन हो गया, व्यापारी। लेकिन वो अपने को डेबिट नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि उसके पास कौन सी संपत्ति आ रही है, कौन सी संपत्ति जा रही है। व्यापारी खुद अपने आप को पाने वाले या देने वाले व्यक्ति की श्रेणी में ना रखकर कौन सी संपत्ति उसके पास आ रही है, कौन सी संपत्ति उसके पास से जा रही है, उस श्रेणी में रखता है। तो व्यापार में या तो संपत्ति आती है या व्यापार से संपत्ति जाती है। तो दो तरह का ये नियम है, आने वाली वस्तु या संपत्ति जो भी हो, और दूसरा इसका उल्टा होगा जाने वाली वस्तु या संपत्ति। तो वही है, आने वाली वस्तु को पहले डेबिट किया जाएगा, डेबिट, और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाएगा। ये एक ऐसा नियम है जो अपने ही दोनों डेबिट या क्रेडिट से एंट्री बना देता है, इसे किसी दूसरे नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अब हमें ये देखना होता है कि व्यापारी वैसे पाने वाला या देने वाला तो है, लेकिन उसे पाने वाले या देने वाले की श्रेणी में ना रखकर उसके पास क्या आता है और क्या जाता है इस श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे अभी मोहन को 10,000 रुपये का भुगतान किया, तो पाने वाला हो गया मोहन डेबिट, लेकिन व्यापारी हो गया देने वाला। तो वो अपना नाम ना लिखकर ये देखा कि उसके पास से कौन सी संपत्ति गई। तो मोहन को 10,000 रुपये भुगतान किया, मोहन डेबिट, उसके पास से क्या गया, जाने वाली वस्तु क्या आती है उसके पास से, रोकड़, कैश। तो वो यहाँ कैश को क्रेडिट करेगा, ठीक है। यानी पूरी एंट्री बन गई। हमें एंट्री बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट चाहिए होता है, जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं मिलता तब तक एंट्री नहीं बन गई। मोहन को 10,000 रुपये का भुगतान किया, पाने वाला भी मिल गया हमें मोहन डेबिट, और जाने वाली वस्तु भी मिल गई क्या, रोकड़ या कैश। यानी पूरी एंट्री हमारी बन के तैयार है, मोहन डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। राकेश से 500 रुपये मिले थे, तो राकेश तो हो गया क्रेडिट क्योंकि वो देने वाला है, व्यापारी हो गया पाने वाला, लेकिन व्यापारी अपना नाम नहीं लिखेगा। वो अब ये देखा उसके पास कौन सी संपत्ति आ रही है, तो उसके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो वो आने वाली वस्तु रोकड़ यानी रोकड़ को डेबिट करेगा और देने वाली व्यक्ति को डेबिट करेगा। ये एक ऐसी एंट्री है जो अपने ही डेबिट क्रेडिट से एंट्री बना लेती है, बाकी इसको किसी दूसरे की डेबिट क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। ये कैसे अपनी आप में एंट्री बना लेती है, मैं तो उसकी थोड़ी व्याख्या करता हूँ। जैसे 10,000 रुपये का नकद फर्नीचर खरीदा, गए बाजार शॉप पर और 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीद के अपने व्यापार में ले आए। क्या आया, आने वाली वस्तु क्या है, फर्नीचर, यानी इसकी जगह फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और गया क्या, रोकड़, कैश, क्या क्रेडिट हो जाएगा, कैश।
यानी कि आने वाली वस्तु थी फर्नीचर डेबिट और जाने वाली वस्तु थी कैश क्रेडिट। लेकिन इसमें एंट्री अपने आप डेबिट क्रेडिट से नहीं बनती, इसे डेबिट या क्रेडिट करने के लिए इसमें से एक पक्ष उठाना ही पड़ेगा। यदि ये डेबिट है तो क्रेडिट इसका चाहिए, यदि ये क्रेडिट है तो डेबिट इसका चाहिए। इसको ये ऊपर से भी बना लेता है, नीचे से अपने आप के डेबिट क्रेडिट से भी एंट्री बना सकता है। तीसरा नियम और लास्ट नियम इसका है अवास्तविक, इसे अवास्तविक भी बोलते हैं या नाम मात्र के खाते, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स की बात करेंगे यहाँ। इसके भी दो नियम हैं डेबिट और क्रेडिट के। जब व्यापार करने बैठे हैं तो कोई भी व्यापार यदि करें तो उसमें क्या होता है, खर्चे। कोई व्यापार ऐसा नहीं है जिसमें खर्चा ना होता हो, और जब खर्चे हुए हैं तो इनकम भी होगी। यानी व्यापार में खर्चे और इनकम होती रहती हैं, कभी खर्चे कभी इनकम। अब व्यापार करने बैठे हैं तो लाभ भी होगा, और व्यापार करने बैठे हैं तो लाभ के स्थान पर कभी हानि भी हो सकती है। यानी इनके अलावा व्यापार में लाभ हानि और खर्चे आय से संबंधित यहाँ पे अभी कोई वर्णन नहीं किया गया था, तो उसके लिए इन्हीं चारों चीज़ों के लिए है ये खर्चे, आमदनी, लाभ, हानि, उन्हीं से संबंधित ये नियम हैं। तो यदि व्यापार में खर्चे हैं, सभी खर्चे और हानि ये होते हैं डेबिट, और इसका उल्टा सभी आय और लाभ ये होते हैं क्रेडिट। सभी और आय और लाभ होते हैं क्रेडिट। इसे नाम मात्र का खाता क्यों कहते हैं? नाम मात्र का खाता यानी कोई नाम मात्र है, ज़्यादा इसकी रियल नहीं है। ये रियल मतलब जो वास्तव में दिखता हो। फर्नीचर खरीद के लाएं तो वो दिखेगा रखा हुआ, लेकिन यदि हम कहीं रिक्शा वाले को या कहीं किराया दे दें तो वो किराया हमारी जेब से चला जाता है, लेकिन कुछ आता है क्या? हैं कुछ आता तो नहीं है ना कि उसका रिक्शा ही छीन लाए, ऐसा तो नहीं होता ना। उसे हमने रिक्शा का किराया दिया और ख़त्म, तो कुछ आया? कुछ नहीं। 50 रुपये 100 रुपये ऐसे ही चले गए, तो वो नाम मात्र का ही तो था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको नाम मात्र की श्रेणी में रखा जाता है। वो खर्चा तो हुआ, व्यवसाय से पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन कुछ चीज़ वास्तव में नहीं आई, इसलिए इसे नाम मात्र का खाता कहा जाता है। तो जितने भी खर्चे हैं, वेतन दिया, मजदूरी दी, कमीशन दिया, ब्याज दिया, और बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है, भाड़ा दिया, किराया दिया, बिजली का बिल दिया, गैस का बिल दिया, सैकड़ों खर्चे व्यापार में होते हैं। उन सभी खर्चों को डेबिट करना है, किताब में लिखा होता है, और कोई सा भी खर्चा ऐसा नहीं होता जिसमें पैसा ना जाता हो। तो जैसे मान लीजिए वेतन दिया तो सैलरी डेबिट होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, वेतन को सैलरी बोलते हैं इंग्लिश में। और क्या गया कैश। तो ये वाला और जाने वाली वस्तु कैश, इन दोनों से ये नियम बनेगा, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट से ये एंट्री बन जाएगी। इसको खर्चों में हमेशा रोकड़ जाती है। अब मान लीजिए हमें ब्याज मिला कहीं से, तो ब्याज में हमें मिलेगा क्या? ब्याज के रूप में हमें क्या मिलेगा? रोकड़ मिलेगी ना। तो आने वाली वस्तु हो गई रोकड़, कैश डेबिट, और इनकम क्या हुई हमारी? ब्याज, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये जर्नल के आज मैंने रूल सिखाए हैं। यदि आगे बढ़ना है, अकाउंट्स अच्छी तरीके से सीखनी है, तो अगली वीडियो जब मैं लाऊंगा तो इसमें इसको जर्नल के रूप में लिखकर दिखाऊंगा, यानी कि खातों को कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। यदि आपको ये रूल्स याद हैं तो अब तो आप तो उसको समझ जाएंगे, वरना आपकी समझ में ये नहीं आने का कि मैं क्यों डेबिट कर रहा हूँ, क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ। इसलिए अगली वीडियो अपलोड होने से पहले आपको ये जर्नल के नियम याद होने चाहिए, और यदि ये याद नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। यानी इसको ये वीडियो आप देखते हैं तो सबसे पहला आपका काम यही होता है, इसको नोट करने के बाद इसको याद कर लें, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी उसमें इसके न्यूमेरिकल्स होंगे कि बाकी जर्नल कैसे करा जाता है। अभी तो मैंने 2-3 एंट्रियों के माध्यम से ही सिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे इसी से रिलेटेड टॉपिक्स की बात चलेगी। जो भी टॉपिक आएंगे सब इसी से रिलेटेड आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।